कर दिया है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए रेखा शर्मा ने नॉमिनेशन फाइल किया। सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में नामांकन पर्चा दाखिल किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, सभी मंत्री और विधायक साथ में मौजूद रहे। राज्यसभा उपचुनाव के लिए रेखा शर्मा ने नॉमिनेशन कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में नामांकन पर्चा दाखिल किया गया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, मंत्री और विधायक मौजूद रहे। रेखा शर्मा जी को राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि एक ग्रॉस रूट लेवल के कार्यकर्ता को आज राज्यसभा के अंदर भेजा है। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और रेखा शर्मा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये हरियाणा का पक्ष राज्यसभा के अंदर रखेंगी मजबूती से, हरियाणा को बड़ा उसका लाभ मिलेगा। इनको बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व का मैं दिल से आभार और धन्यवाद करता हूं। विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, वो विपक्ष की अपनी स्ट्रेटजी होती है और अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार ही वो निर्णय लेते हैं। और क्योंकि ये सीट मैंने जैसा बताया भी है कि हमारे राज्यसभा के सांसद थे कृष्णलाल पंवार जी, वो विधायक चुने गए और विधायक चुने गए तो उनके स्थान के ऊपर रेखा शर्मा जी को यहाँ पर भेजा है। मैं इनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी अपनी स्ट्रेटजी है कांग्रेस की, उन्होंने क्या। बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, पहले किरण चौधरी जी को भेजा, अब रेखा शर्मा जी को भेज रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत। उनकी जो योजनाएं, जो उनकी नीति हैं और जो उनकी नीति है वो महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने की है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे हरियाणा के अंदर पानीपत की उस भूमि के ऊपर वो जनवरी 2022 में से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कल बहुत बड़ी शुभारंभ के अंदर लाखों बेटियों को दिया है। और तो ये हमारी महिलाएं होंगी, उनका रोजगार का साधन खड़ा होगा, आत्मनिर्भर बनेंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल हरियाणा की भूमि से इस योजना को लॉन्च किया है। मैं इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए निरंतर वो काम करते रहते हैं और उसका परिणाम है कि देश की महिलाएं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के साथ वो श्रद्धा से उनको आगे बढ़ाने का काम करती हैं। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने वो चला रखी है, जिसका लाभ भी मिल रहा है। चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं और चाहे ड्रोन दीदी है और चाहे हमारी महिला उद्यमी है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना ये हमारी सरकार निरंतर कर रही है। ये पहली बार मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने लोकसभा और विधानसभा के अंदर भी 33% का आरक्षण नारी शक्ति वंदन बिल वो भी पास नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसका लाभ हमारी बहनों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि महिलाएं भी इस देश के विकास के अंदर उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसको लेकर के उसको पास किया, उसका लाभ आने वाले समय के अंदर। एक एमओयू साइन हो रहा है आज एयरपोर्ट के मामले के लेकर के हरियाणा और यूएसए के बीच में, क्या एमओयू है और कब तक ये हिसार एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट है, अंबाला है, कब तक चालू हो जाएगा? जल्दी ही, क्योंकि लगभग वो फाइनल टच में है, उसकी कुछ 1-2 एनओसी वो रह गई है, वो जल्दी ही शीघ्र ही आ जाएगी क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता थी। वो इंस्ट्रूमेंट भी हमारा पहुंचने वाला है, वो भी हमें मिल गया है और जल्दी ही हिसार एयरपोर्ट वो वर्किंग में आ जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ही हमें समय मिलेगा तो उसके बाद उसको हम चालू करेंगे। और इसका बड़ा लाभ जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट
हवाई अड्डा जो हिसार के अंदर बन रहा है उसका लाभ पूरे हमारे इधर पंजाब के लोगों को भी मिलेगा, राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा, हमारे हरियाणा के लोगों को तो मिलेगा ही, क्योंकि हिसार के अंदर जब एक हवाई अड्डा आएगा तो वहां पर चाहे इंडस्ट्रियल हब की बात हो, चाहे अन्य विकास के कार्य जो वहां पर लोगों को रोजगार की बात हो, उस सारे सिस्टम वो वहां खड़ा होगा और उसका लाभ वहां के लोगों को मिलेगा। और जल्दी ही, क्योंकि हिसार जो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार के अंदर है, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज हमने पूरी कर ली है, लगभग वो फाइनल दिशा के अंदर है और जल्दी ही उसका शुभारंभ। सर, पंजाब के किसानों से कोई अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी वो जाना चाहते हैं दिल्ली और उनका कहना है कि हरियाणा सरकार हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं कर रही है, हमें दिल्ली जाना नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसान हमारे आदरणीय है और हम किसानों, मैं किसान का खुद बेटा हूँ और मैं एक छोटे किसान का बेटा हूँ, गरीब किसान का बेटा हूँ। मुझे मालूम है कि किसान की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में किसान की मजबूती के लिए अगाध काम किए हैं। मजबूती से किसान को सशक्त करने का काम अगर 10 वर्षों के अंदर हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के कालखंड के अंदर हुआ है, क्योंकि अन्य विपक्षी दल चाहे कांग्रेस है चाहे कोई अन्य दल है, अभी भी वो लोग इस किसान के नाम के इसके अंदर राजनीति ढूंढ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने कहा भी है, कांग्रेस को भी हम बोलते हैं, हमने हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। लगातार नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों को एमएसपी लगातार बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं हर वर्ष। कांग्रेस ने पिछले दिनों में इस प्रकार का दुष्प्रचार किया कि एमएसपी बंद हो जाएगा। एमएसपी बंद नहीं हो रहा है, कांग्रेस की दुकानदारी बंद हो रही है। और जब कांग्रेस की दुकानदारी बंद हो रही है तो फिर कुछ ना कुछ पीड़ा होती है, और पीड़ा होती है तो इस प्रकार का दुष्प्रचार होता है। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूंगा, अगर आपको किसान की इतनी चिंता है, राहुल बाबा को भी कहना चाहूंगा, आप हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, हम हरियाणा में 100% एमएसपी पर किसान की फसल खरीद रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी लगातार एमएसपी बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं, एक भी फसल नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल बाबा, आप भी हिमाचल के अपनी सरकार के अंदर कहिए कि वहां के किसानों को 100% उसकी फसल को एमएसपी पर खरीदे। कर्नाटक के अंदर कहे, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अपनी किसान सरकार की तरफ ताला लग जाता है, वहां पर जाकर के बोलना चाहिए। अपनी सरकार है, राहुल बाबा को कहना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए कि वहां के कर्नाटक के किसान की फसल को 100% एमएसपी पर खरीदे। तेलंगाना के किसान को, वहां की सरकार को बोलना चाहिए, राहुल बाबा को। और मैं केजरीवाल साहब को भी ये बात कहना चाहूंगा कि राजनीति को बंद करें। आपकी राजनीति जो भ्रष्टाचार की राजनीति है और जो आपकी लॉलीपॉप की राजनीति है, उसको पूरा देश जान चुका है, कांग्रेस को भी और आम आदमी को भी। आप पंजाब के किसानों को यह आश्वस्त करिए, उनको आश्वासन दीजिए कि आपकी फसल 100% एमएसपी पर खरीदने का काम पंजाब सरकार करेगी। क्यों नहीं बोलते हैं? पहले अपने गिरे भाव में जा करके देखें, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का काम करें। यह करना चाहिए केजरीवाल साहब को, राजनीति नहीं करनी चाहिए इसके अंदर। किसान हमारे आदरणीय है, मैं किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम है, मैंने खेत के अंदर अपने हाथ से पानी लगा रखा है, खाल के अंदर नक्के मोड़े हैं। मैं किसान की जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट जानता हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि एक गरीब किसान के बेटे को हरियाणा की जिम्मेवारी दी है, और उसको मालूम है, नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि किसान को कैसे सशक्त और मजबूत करना है। परंतु ये कांग्रेस पार्टी और अन्य दल मिलकर के जो इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, ये किसान के नाम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अरे उनके सुधार की बात करिए, आपकी सरकारें हैं, आप वहां पर जाकर के चिंता करिए, तब जाकर के उंगली उठानी चाहिए।